नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज की जो कविता है वो है एक फूल की चाह। बच्चों, ये कविता बहुत ही अच्छी है, क्लास 9 से है और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहे होंगे, सीबीएसई बोर्ड में होंगे, उन बच्चों के लिए है और स्पर्श टेक्स्ट बुक से है ये कविता। और कविता के कवि हैं आपके सियाराम गुप्त। तो बच्चों, कविता में आज की जो कविता है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले कवि परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद कविता का पाठ प्रवेश पढ़ेंगे और उसके बाद कविता का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और कविता का एक्सप्लेनेशन इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे उसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी आपको उसी के अंदर मिलते चले जाए। आपको आज का वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको अलग से क्वेश्चन आंसर्स याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कविता को। और मैं बच्चों एक और बात बताना चाहूंगी कि अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास ढूंढ रहे होंगे हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टेक्ट लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक फूल की चाह कविता के कवि हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट चिरगांव में सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में बच्चों आप लोगों ने सभी लोगों ने पढ़ा होगा। मैथिली शरण गुप्त की 10वीं में एक कविता है मनुष्यता, और उनकी बहुत सी नर हो न निराश करो मन को, इस तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने लिखी है, जिसके कारण उनको राष्ट्रीय कवि के नाम से संबोधित किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो बच्चों, सियाराम गुप्त किसके भाई हैं? वो मैथिली शरण गुप्त के, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखा करते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के बोलते हैं ना संस्कार स्वतः ही प्राप्त हो गए। बोलते परिवार में अगर कोई डॉक्टर होता है तो धीरे धीरे सारे के सारे उसी फील्ड में जाते हैं, कोई इंजीनियर होता है तो सारे के सारे लोग उसी फील्ड में जाते हैं। तो उसी तरीके से उनको जो बीज था, जो कवि का बीज था, उनके पिता भी कवि थे और उनके बड़े भाई भी कवि थे, इसलिए जो संस्कार थे उन्हें बचपन में ही मिल चुके थे कवि के। गुप्त जी महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के अनुयायी थे। वो सबसे अनुयायी मतलब उनके पथ पर चलने वाले, उनके मार्गों पे ही चलते थे। कौन? आपके सियाराम शरण गुप्त विनोबा भावे और महात्मा गांधी के विचारों पर चलते थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है, और ये बात मतलब उनके जीवन में जो भी प्रभाव पड़ा है महात्मा गांधी का, विनोबा भावे का, वो उनकी कविता और उनकी रचनाओं में भी देखने को मिलता है। गुप्त जी का रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता, मतलब उनकी जो रचनाएं हैं वो एक कथा के रूप में बयान करती है। तो ये उनके कविताओं का गुण है। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। तो बच्चों, जैसा कि उनका जन्म आप देख सकते हैं कि 1895 में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1963 में। तो बच्चों, ये जो समय था, उस समय भारत के अंदर बहुत सारी सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी। आपका बाल विवाह होना, ठीक है, सती प्रथा का चलन था, और बहुत सारी ऐसी विधवा विवाह नहीं करने देना, बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुरीतियां थी जो कि उस समय अपने पैर को जमा ली थी। तो उनकी जो रचनाएं थी बच्चों, उनकी जो रचनाएं थी किसकी? सियाराम शरण गुप्त की। तो सामाजिक कुरीतियों को क्या करती थी? वो ज्वलंत एक उदाहरण देती थी और उस पे एक आघात करती थी, लोगों के मनों पर आघात करती थी। बोलते हैं ना कि जो स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता में भाग लेने वाले केवल स्वतंत्रता फ्रीडम फाइटर ही नहीं थे, कवि और साहित्यकार भी इसमें बराबर के हिस्सेदारी थे। उन्होंने समाज को सुधारने के लिए अपने साहित्य के जरिए उन्होंने बहुत ही कार्य अच्छा किया था। मतलब बराबर रूप से उसमें कैसे लोगों ने कठिन समय को पार किया है, किस प्रकार से समाज की बुराइयां फैली हुई थी उस समय, वो सारे चीजें प्रखर रूप से उनके काव्य के अंदर दिखता है। सियाराम गुप्त की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है बच्चों? मौर्य विजय, आद्रा, पाथे, मृणमयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वादल और नकुल इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं थी। इस कविता में जो कविता है, आज की कविता क्या है? एक फूल की चाह। तो
कवि ने बड़ा मार्मिक चित्रण किया है यहाँ पर कि एक छुआछूत के कारण एक बच्ची एक फूल की चाह में अपनी जान को गवा देती है। तो कविता का प्रारंभ पाठ प्रवेश कैसे है बच्चों कि एक फूल की चाह गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ उसी कविता का एक अंश मात्र है। जो कविता है वो वास्तविक रूप में वो बहुत ही बड़ी कविता है, लेकिन यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में एक संक्षिप्त मात्र एक अंश मात्र यहाँ पर दिया हुआ है। पूरी कविता जो है छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। आपको पता होगा कि जो हमारा संविधान लेखन किया था अंबेडकर जी ने, ये सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि सबसे पहले बोल सकते हैं, या तो उन्होंने सबसे ज्यादा छुआछूत पर आघात ये किया, चोट किया और उस सभी लोगों को उस पीड़ा से बाहर निकालने का उन्होंने प्रयास किया। पूरी कविता जो है छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन्न मतलब होता है कि मरण के समय पर सैया पर लेटी हुई बच्ची, ठीक है, मतलब आखिरी समय पे, मौत के आखिरी समय पे लेटी हुई बच्ची क्या कर रही है कि मन में एक चाह उठी है कि काश देवी के फूल, देवी के चरणों का फूल मुझे कोई लाकर दे दे। ठीक है, कन्या के पिता ने बेटी की क्या मनोकामना को पूरा करने का बीड़ा उठाया। कन्या के पिता क्या किए, बच्ची अब आखिरी समय में है तो वो उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचे, देवी की आराधना भी की और उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली। हम देवी के मंदिर में जाते हैं, क्या मिलता है सभी लोगों को, देवी क्या करती है, सभी को एक समान समझती है और सभी को एक समान नसीहत देने वाली देवी के स्वर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ, अछूत क्यों कहा जा रहा था बच्चों कि उस समय समाज के अंदर छुआछूत का बहुत ही प्रचलन था। उस समय कुछ जातियां अछूत मानी जाती थी। आज के डेट में बहुत कम हो चुका है, कोई अभी जाति के तौर पर इस तरीके का कोई मान्यता नहीं रह चुका है, फिर भी गांव घरों में अभी भी देखने को मिलता है इस तरह भावना, इस तरह के लोगों के अंदर की भावना अभी भी देखने को मिलती है। उसके बाद वो देवी के भक्तों को नजर में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के स्वर्ण भक्तों ने उस विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसे सलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता के एक मार्मिक अंश को ही बताएगा। तो ये कविता के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि क्या वह पिता अपनी इस बच्ची को एक फूल, जो कि मरणासन्न बेटी थी, उसकी मरण शैया पर लेटी हुई थी, उस बेटी ने एक चाह रखी थी कि माता के दरबार का एक फूल उसे मिल जाए, तो क्या इस पूरा होता है कि नहीं, आज की इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे।